हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया है और चीफ की दावत। ये दोनों ही कहानियाँ हमारी जीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगाई गई है। अमृतसर आ गया है भीष्म साहनी द्वारा रचित एक बहुचर्चित कहानी है जो भारत पाक विभाजन के परिदृश्य को प्रस्तुत करती है। विभाजन की घोषणा के उपरांत भड़की सांप्रदायिकता की भावना को साकार रूप देने का एक सफल प्रयास साहनी जी ने अपनी अमृतसर आ गया है कहानी में बखूबी किया है। चलिए अमृतसर आ गया है कहानी की शुरुआत करते हैं। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी खी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहे थे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बात करने लगते थे। मेरे सामने दाई और कोने में एक बुढ़िया मुंह सिर ढापे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे। संभव है 2-1 और मुसाफिर भी रहे हों, पर वे स्पष्टता मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झुटपुटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीता जान पड़ता है। जो जो भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह छुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहिब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे। बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और यौम आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस छुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चित स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। शायद जेहलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नॉन रोटी के टुकड़े निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा था कि ले बाबू, ताकत आएगी, जैसा हो जाएगा, बीवी भी तेरे साथ खुश हो रहेगी। काले दालखोर, तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता है तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम, बकरे का गोश्त है और किसी चीज़ का नहीं। ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला, ओ खंजीर के तुम इधर, तुम्हें कौन देखता है। हम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा, ओ तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। इस पर कहका उठा, पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी 2 शब्द पश्तो में भी कह देता
ओ कितना बुरा बात है, हम खाता है और तू अमार को मुंह देखता है। सभी पठान मगन थे। यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं। स्थूलकाय सरदार जी बोले और बोलते ही खी 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 करने लगे। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते, और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खी खी करके हंसने लगा। मांस नहीं खाता है बाबू तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो, इधर क्या करता है, फिर कहका उठा। डब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफ़र शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतकुल्फ़ी आ गई थी। ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम, किस्सा कहानी की बातें करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है, किसी ने पूछा। वजीराबाद है शायद, मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डब्बे में से पानी लेने उतरा। नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था, तभी वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। छल छलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और लोग भी 3-4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने डिब्बे की ओर भाग गए थे। इस तरह घबरा कर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दील को भी भाप गया था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफॉर्म की ओर न खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा आ रहा है, नहीं है जगह, बोल दिया। जगह नहीं है, किसी ने कहा। बंद करो जी दरवाज़ा, यूँ ही मुंह उठाए घुसे आते हैं, आवाज़ें आ रही थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और वह मुसाफिर जल्दी ही डब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ। घुस आते हैं। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचैले कपड़ों और लटकती मूँछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। चीकट, मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई की दुकान करता होगा। वह लोगों की शिकायतों, आवाज़ों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, वह अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उससे पीछे 16-17 बरस की सांवली सी एक लड़की अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कूलों के बल उठकर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाज़ा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था और उसकी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ लग कर खड़े थे। और कोई डिब्बा नहीं मिला, औरत जात को भी यहाँ उठा लाया है। वह आदमी पसीने से तर था और हाफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों से बंधी खाट की पाटियाँ अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं है इधर जगह नहीं है। और पठान ने आओ देखा न ताओ आगे बढ़कर ऊपर से उस मुसाफिर के लात जमा दी, पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वहीं हाय हाय करती बैठ गई।
उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पाटियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियाँ आई। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चूक गई। निकालो इसे, कौन है ये? वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे में से नीचे धकेल दिया, जहाँ लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठो बुढ़िया करलाई जा रही थी। ए नेक बख्तो, बैठने दो, आजा बेटी, तू मेरे पास आजा। जैसे जैसे सफ़र काट लेंगे, छोड़ो बेजालिमो, बैठने दो, अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा। जब सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया, सामान छूट गया। वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया, पिताजी सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक काँप रही थी और चिल्लाए जा रही थी, उतरो, नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ा कर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियाँ और गठरियाँ बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहरा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और फिर उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है, बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया, धक्के देकर उतार दिया है। गाड़ी सूने प्लेटफॉर्म को लांघती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो आग लगी है। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल आई थी और शहर पीछे छूट रहा था। तभी शहर की ओर से उठते हुए धुएं के बादल और उनमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। दंगा हुआ है, स्टेशन पर भी लोग भाग रहे थे, कहीं दंगा हुआ है। शहर में आग लगी थी, बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज़्यादा खुली खुली, ज़्यादा शंकित सी लगी। यह स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डब्बों में व्याप्त हो रही थी। कौन सा स्टेशन था यह? डिब्बे में किसी ने पूछा। वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज़्यादा गहरी हो गई। एक पठान ने अपनी वास्कट की जेब में से नस्वार की डिबिया निकाली और कान में नस्वार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी और नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिबिया निकाल कर नस्वार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बराबर माला जपे जा रही थी। किसी किसी वक्त उसके बुदबुदाते होठ नजर आते, लगता उनमें से कोई खोखली सी आवाज़ निकल रही है। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहाँ भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक भिजती पीठ पर पानी की मशकल लादे प्लेटफॉर्म लांघ कर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लो, पियो पानी, पियो पानी। औरतों के डिब्बे में से औरतों और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकल आए थे। बहुत मारकाट हुई है, बहुत लोग मरे हैं। लगता था वह इस मारकाट में अकेला पुण्य कमाने चला आया है। गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाज़ आने लगी। किसी अज्ञात आशंकावश
दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर से उठा और 2 सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेगैरत, तुम मर्द है कि औरत है? सीट पर से उठकर नीचे लेटता है, तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उससे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डब्बे में बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकला कर चुप हो रहा। पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे थे। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफ़र कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। किसी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूट कर धीमी पड़ जाती थी तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते। कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो उठता। केवल पठान निश्चित बैठे थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी बातचीत में कोई भी शामिल होने वाला नहीं था। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठी बैठी सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्बीह निकाल ली और धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी हो उठी। किसी किसी वक्त दूर किसी ओर आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंगाड़ती हुई आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज़ में बोला, हरबंसपुरा निकल गया है। उसकी आवाज़ में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज़ को ही सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला, इधर उतरेगा तुम? जंजीर खींच दूं? और खी करके हंस दिया। जाहिर है वह हरबंसपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की के बाहर झांकने लगा। डब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एक रस रफ्तार टूट गई। थोड़ी ही देर बाद खटाक का सा शब्द भी हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी। बाबू ने झांक कर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ी जा रही थी। शहर आ गया है, वह ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। अमृतसर आ गया है, उसने फिर से कहा और उछल कर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओ बे पठान के बच्चे, नीचे उतर तेरी माँ की, नीचे उतर तेरी उस पठान बनाने वाले की मैं। बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियाँ बकने लगा। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, ओ क्या है बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर तेरी मैं, हिंदू औरत को लात मारता है हरामजादे, तेरी उस। ओ बाबू, बक बकर नहीं करो। ओ कजीर के तुक्कम, गाली मत बको। हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा। गाली देता है मादर। बाबू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक काँप रहा था। बस बस, सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है। थोड़ी देर का सफ़र बाकी है, आराम से बैठो। तेरी मैं लात न तोड़
तोड़ूं तो कहना गाड़ी तेरे बाप की है, बाबू चिल्लाया। ओ हमने क्या बोला, सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला। ये इधर हमको गाली देता है, हम इसका जबान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर बोले उठी, वे जीण जोग्या आराम नाल बैठो, वे रब दिए बंदो कुछ होश करो। उसके होठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उनमें से क्षीण सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाए जा रहा था, अपने घर में शेर बनता था, अब बोल तेरी मैं उस पठान बनाने वाली की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झाँक झाँक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ है, कहाँ पर दंगा हुआ है। खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है। प्लेटफॉर्म पर खड़े 2-3 खोमचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़ रहे थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की में से झाँक झाँक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नज़र पड़ते ही वे उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगे। मैंने घूम कर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। न जाने कब वह डिब्बे में से निकल गया था। मेरा माथा ठिनका। गुस्से में वह पागल हुआ जा रहा था। न जाने क्या कर बैठे। इस पर बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी। लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने वह उसे कहाँ मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ के पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने होले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें पठान को देख पाने के लिए ऊपर को उठी, पर डिब्बे में पठानों को न पाकर वह हड़बड़ाकर चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी मादर, सब के सब निकल गए। फिर वह सिट पिटाकर उठ खड़ा हुआ, चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो बुज़दिल। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी। बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह फिर मेरी वाली सीट पर आ बैठा, पर वह बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूरियां खा ली थी और पानी पी लिया था और गाड़ी इस इलाके में आगे बढ़ने लगी थी जहां उनके जान माल को खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ ही देर बाद लोग ऊँघने भी लगे थे, मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों से सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकलकर किस ओर को गए हैं। उसके सिर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोलों में मैं खुद ऊँघने लगा था। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक ओर को लुढ़क जाता, कभी दूसरी ओर को। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त से पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगें पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी बीभत्स मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू पर नज़र पड़ती तो कभी वह खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता, कभी दीवार से पीठ लगाए तन कर बैठा नजर आता। किसी किसी वक्त गाड़ी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी में से उतर रहा है और मैं झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी
और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अधलेटे खिड़की में से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टतः गाड़ी कोई स्टेशन लांघकर आई थी, पर अभी तक उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे से अस्फुट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रही, फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था पौ फटने वाली है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज़ को खरोंचने की सी आवाज़ आई। मैंने दरवाजे की ओर घूम कर देखा। डिब्बे का दरवाज़ा बंद था। मुझे फिर से दरवाज़ा खरोंचने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना, लाठी से कोई डिब्बे का दरवाज़ा पटपटा रहा था। मैंने झाँक कर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियाँ चढ़ आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी, और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसकी दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नज़र बाहर नीचे की ओर आ गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी, नंगे पाँव, और उसने 2 गठरियाँ उठा रखी थी। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और आफता हुआ कहे जा रहा था, आ जा, तू भी चढ़ जा, आ जा। दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज़ आई। खोलो जी दरवाज़ा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था। खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा, बाबू हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की से मुंह बाहर निकाल कर बोला, कौन है इधर? जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाज़ा खोल पाने के लिए सिटकनी टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी से, बाबू चिल्लाया, और उसी क्षण लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। या अल्लाह, उस आदमी के स्फुट से शब्द सुनाई दिए। दरवाज़ा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली, और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ चमकते देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगें लरच गई। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडहारे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसट कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ी। मुझे उसके खुले होठ और चमकते दांत नजर आए। वह 2-1 बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, अधमुंदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वह कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है। इस बीच अंधेरा कुछ और छन गया था। उसके होठ फिर से फड़फड़ाए और उनमें सफ़ेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में केवल शय के ही कारण होठों में बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ है। वह अभी भी शायद यह समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक तरह से चढ़ नहीं पा रहा है, कि उसका पैर जम नहीं पा रहा है। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़ पकड़ कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा, और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफ़र एक साथ ही ख़त्म हो गया। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे के अंधियारे कोने में मैं खिड़की के साथ सट कर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था।
फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एक कदम आगे बढ़ आया और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया। फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी ओर उसकी नज़र नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा डोलता रहा। फिर उसने घूमकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने दोनों हाथों की ओर देखा। फिर एक एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथों से खून की बू तो नहीं आ रही है। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे झुरपुट छटने लगा। दिन खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खाकर गिरी। उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उगाए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। बड़ी हिम्मत दिखाई है। तुमसे डर कर ही वे पठान डिब्बे में से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा। हमारी भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया कंप्लीट हुई। अब हम करेंगे नेक्स्ट कहानी चीफ की दावत। भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति की अवसरवादिता, उसकी महत्वाकांक्षा में पारिवारिक रिश्ते के विघटन को उजागर करना है। इस कहानी का नायक श्यामनाथ दफ्तर की नौकरी पाकर उच्च पद पाने की महत्वाकांक्षा रखने लगा और उसकी पूर्ति के लिए अपने दफ्तर के विदेशी चीफ की खुशामद करने लगा। चलिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की बेफहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुँच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे। इससे पहले ही अपने काम से निपट ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे। और क्या,
और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खिज उठे, हाथ झटकाते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूम कर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाए तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन ख़त्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक इधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। शौक और क्रोध में वह झुंझलाने लगा। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूँ नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनेंगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, फिर अध खुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पाँव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा, उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा। कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ वुड़ियाँ हों तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका तो कुछ बन कर ही आया हूँ, निरा लंडूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया। जो होते तो लाख बार पहनती।
5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमेरिकी है, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज़ें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर खिसक आया था और माँ के झर्रे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियाँ हंसती कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और ज़मीन को देखने लगी। उनके पाँव लड़खड़ाने लगे और हाथों की अंगुलियां थर थर काँपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी। और खिसियाई हुई नज़रों से श्यामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगा। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। श्यामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूँ नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ को बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे,
हाउ डू यू डू? कहो माँ। ठीक, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू? माँ धीरे से सुकुचाते हुए बोली, हो डू डू। एक बार फिर कहका उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। श्यामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लज्जाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्थर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियां ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही न उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरिया निमाए हरिया नि बहने, हरिया ते भागी भरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्ति गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। श्यामनाथ की खिज प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है? श्यामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं? श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती है और फुलकारियां बनाती है। फुलकारी क्या? श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलवारी देखने लगे। पुरानी फुलवारी थी, जगह जगह उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर श्यामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देंगी? क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलवारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नज़रें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हो। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे को चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही न आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्बद्धता श्यामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि उन्हें क्यों नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी, क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया।
दरवाज़ा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ आए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी अम्मी, माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पहुँचती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट आई। क्या कहा माँ, यह कौन सा राग तुमने छेड़ दिया। श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि माँ को अपने पास नहीं रख सकता बेटा। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी। जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी है, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलवारी कौन बनाएगा। साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी। क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा। क्या उसने कुछ कहा है। कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुँह खिलने लगा। आँखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूँगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और भी हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ, अब सो जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। धन्यवाद। हमारी भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत कंप्लीट हुई और इसके साथ ही हमारी पहली कहानी अमृतसर आ गया भी कंप्लीट हो गई। कल एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।